सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 6 में जो पृथ्वी हमारा आवास है उस पुस्तक में अध्याय है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आज अपन किसकी चर्चा करेंगे? पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि पृथ्वी यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो स्थल रूप हैं यानी कि जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पाए जाते हैं स्थल रूप वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, कैसे वो बने, उस उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनको अपन कैसे पहचान सकते हैं। तो स्थल रूपों में यानी कि जो हमारा जो स्थल भाग है यानी कि संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका स्थल भाग कितना है? यानी कि 30% स्थल भाग और 70% क्या है? पानी है। अब वो जो 30% भाग जो स्थल रूप है उससे कई जो हमारा जैसे विश्व मानचित्र देखते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के स्थल रूप अपने को दिखाई देते हैं। अब देखो स्थल रूपों में मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ कौन कौन। जैसे ये अपना विश्व का क्या है? मानचित्र है। ये क्या है? विश्व का मानचित्र। अब इस विश्व के मानचित्र में ये जो नीला दिखाई दे रहा है वो सब पानी है और बाकी जो ये दिखाई दे रहा है वो क्या है? स्थल भाग। अब इस स्थल भाग में भी क्या है? अनेक रूप हैं। अनेक रूपों में कौन कौन आते हैं? जैसे पर्वत, पठार, मैदान है। अब इन पर्वत, पठार, मैदानों की यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बने और इनकी क्या क्या विशेषताएं। अब देखो यानी कि जो हमारा विश्व का जो ये मानचित्र है इसके अंदर देखो कहीं पर क्या है? जैसे कि हरा हरा दिखाई दे रहा है यानी कि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र अधिक है और जो ये दिखाई दे रहा है मान लो यहाँ क्या है? मरुस्थल है। कहीं पर क्या है? ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर मैदान है। और यानी कि संपूर्ण पृथ्वी एक जैसी नहीं है, इनकी अलग अलग जगहों पे क्या है? अलग अलग प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में क्या है? ये जो दिख रही है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी जो अपने भारत में है यानी कि माउंट एवरेस्ट, वो भी क्या है? यानी कि एक पर्वतीय भाग। तो आज अपने इन स्थल रूपों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो अब देखो तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि यानी कि जो हमारे स्थल रूपों में सबसे पहले आता है जैसे पर्वत। क्या आता है? पर्वत, पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में क्या करेंगे? अपन चर्चा करेंगे। अब जो पर्वत है यानी कि सबसे पहले बात करते हैं पर्वत। यानी कि पर्वत जो आज अपन ऐसे देखते हैं वो ऐसे ही नहीं बने, यानी कि इनके निर्माण की अनेक कालों में या अनेक समय में इनका निर्माण हुआ है। तो इन पर्वतों को भी अपन क्या है? 3 भागों में मुख्य रूप से कितने? 3 भागों में बांट सकते हैं। जिसमें एक आता है वलित पर्वत, एक आता है भ्रंशोत्तक पर्वत और एक आता है ज्वालामुखी पर्वत। अब जो ये पर्वत आते हैं वो कैसे बनते हैं? देखो अब इनके निर्माण की भी क्या अलग अलग प्रक्रिया है। जो सबसे पहले यानी कि जो पर्वत, पहले तो क्या है पर्वत यानी कि पर्वत किसे कहते हैं? देखो पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ पर्वत किसे कहते हैं। यानी कि पृथ्वी यानी कि पर्वत एक क्या होता है? पृथ्वी स्थल रूप में क्या है? ऊपर उठा हुआ भाग होता है जिसका नीचे का भाग क्या है? चौड़ा और ऊपर का भाग क्या होता है? समतल होता है। या इसको ऐसे कहते हैं यानी कि हमारे जो स्थल भाग है या हमारे धरातल से लगभग 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? हम पर्वत कह सकते हैं। अब पर्वत के अलावा क्या आती है? पहाड़ियां भी आती हैं। पहाड़ियां क्या होती है? यानी कि पहाड़ी वह स्थल भाग होता है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, उसे क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई पर्वत के बजाय क्या है? कम होती है, यानी कि 200 से लेकर 600 मीटर तक होती है। तो ये होती है पहाड़ी। तो यानी कि अपने जो पर्वत हैं उनमें भी क्या है? अलग। अब जब पर्वतों की क्या एक जैसे श्रृंखला ही पाई जाती है तो वो एक क्रम में यानी कि एक क्रम में जब पाए जाते हैं तो उनको कहते हैं पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो ये और बाकी ज़्यादा अध्ययन अपन अगली कक्षाओं बड़ी कक्षाओं में करेंगे, लेकिन आज आपको मैं ये थोड़ा सा परिचय इसका करवाता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं अपने पर्वत। यानी कि पर्वत होते हैं वो कितने? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और एक चौथा प्रकार भी है, उसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। तो पर्वत तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए? जो पर्वत है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो होता है वलित। कौन सा होता है? वलित पर्वत। इनकी भी बताऊंगा मैं कैसे। इनके वलित
पर्वत, और एक होता है भ्रंशोत्थय पर्वत। कौन सा होता है? भ्रंशोत्थय पर्वत। भ्रंशोत्थय पर्वत। और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा होता है? ज्वालामुखी पर्वत। और एक उसको और मानते हैं, उसको क्या कहते हैं? अवशिष्टि। क्या होता है? अवशिष्टि पर्वत। यानी कि इसका चौथा प्रकार भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? 3 ही प्रकार होते हैं। अब जो वलित पर्वत है, वो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? वलित पर्वत की। जो ये वलित पर्वत है वो कैसे बनता है? अब देखो, वलित पर्वत का मतलब जैसे हमारी जो पर्वतों का जो निर्माण होता है या स्थल रूपों का निर्माण हुआ है, वो 2 तरह से होता है। कैसे होता है? एक पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण, और एक होता है भारी। जिसको आंतरिक में क्या होता है? पृथ्वी में जैसे प्लेटें होती हैं, वो आपस में क्या है? टकरा जाती हैं। तो वे टकराती हैं तो क्या? बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। उससे क्या है? पर्वतों का निर्माण होता है। जो आंतरिक संचलन है, उससे भी हमारे जो पृथ्वी के स्थल रूप हैं उनमें परिवर्तन आता है। और जो बाह्य कारक है उनसे भी क्या है? परिवर्तन आता है। उनसे भी इनका क्या है? निर्माण होता है। तो देखो, तो सबसे पहले पर्वत यानी कि सबसे पहला क्या है? वलित। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत। अब देखो, वलित पर्वत क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी का क्या है? संचलन होता है। जैसे प्लेटें आपस में आती हैं तो वो क्या होता है? जो बीच का जो भाग होता है वो अधिक दबाव के कारण क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। अब देखो, जैसे मेरे हाथ में एक है कागज, अब मैं इसको क्या है? दोनों तरफ से क्या है? दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये बीच में से ऐसे उठ जाएगा। तो ऐसे ही यानी कि इन पर्वतों का क्या है? निर्माण हुआ। अब जो विश्व के यानी कि विश्व के जो प्राचीनतम वलित पर्वत है वो हमारे भारत देश में ही पाया जाता है। और वो भारत देश में भी कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसको आज अपन क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी जानते हैं। लेकिन विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? वलित, हमारी अरावली पर्वत माला है। अब जो ये वलित पर्वत है, अब वलित पर्वतों में जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, कौन सा है? जो अभी भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो हमारा जो हिमालय पर्वत है वो भी क्या है? एक वलित पर्वत में आता है। तो वलित पर्वत किसे? यानी कि दोनों तरफ से कोई गति करती है। पृथ्वी की प्लेटों में जब गति होती है तो बीच का हिस्सा क्या है? ऊपर उठने लग जाता है। उसको क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। तो वलित पर्वत में कौन सा आ गया? विश्व का सबसे प्राचीन, देखो, विश्व का सबसे पुराना या विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत, वो कौन सा है? अरावली। यानी कि ये विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में गिनी जाती है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला अपने राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से होकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अब उसके बाद में दूसरा, जैसे हमारा हिमालय क्या है? सबसे नवीनतम हिमालय जो पर्वत है वो क्या है? सबसे नवीनतम पर्वत है, वलित पर्वतों में आता है। क्योंकि इसकी वर्तमान में भी धीरे धीरे ये क्या है? ऊपर उठ रहा है। तो अब जो हिमालय पर्वत है, जो हमारे वलित पर्वतों में सबसे प्राचीन क्या हो गई? अरावली। और सबसे नवीनतम कौन सा आ गया? जैसे हिमालय। ये दोनों क्या है? हमारे भारत देश में स्थित है। अब इन पर्वतों में जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, उसके अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वो भी क्या है? इसी हिमालय पर्वत में ही पाई जाती है। और वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर क्या है? ये ऊंची है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और वो कहां पर है? हिमालय पर्वत में। और हिमालय पर्वत किसका रूप है? यानी कि वलित पर्वत का है। तो ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी क्या है? वलित पर्वतों में ही पाई जाती है। अब देखो, माउंट एवरेस्ट के बाद में और भी क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी कि इसी हिमालय पर्वत में है। दूसरी आती है, वो आती है K2 होती है। उसको अपने और K2 के नाम से जानते हैं। और इसका नाम क्या है? गार्डविन ऑस्टिन।
और यह क्या है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, यानी कि 8611 मीटर इसकी ऊंचाई, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और इसके बाद में जो तीसरी आती है वो भी क्या है, हमारे भारत है। हाँ, इस तीसरी चोटी की विशेषता क्या है कि हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये तो क्या है नेपाल में, ये कहाँ है, नेपाल के अंदर, और ये है हमारे गार्डन ऑस्टिन है, लेकिन ये क्या है, पाक अधिकृत है उसमें है। अब जो भारत की सबसे ऊंची भारत के अंदर है वो है कंचनजंगा। कितनी है, कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा जो है पर्वत चोटी, यानी कि इसकी ऊंचाई है 8,516 और 8,586, कितनी है, 8,586 मीटर, यानी कि 8586 मीटर कंचनजंगा जो है हमारे भारत की, ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। यानी कि अपन भारत की बात करें तो उसमें सबसे ऊंची चोटी किसकी, कौन सी है, कंचनजंगा, जो कितनी है, 8,586 मीटर ऊंची है। और इसके अलावा भी हमारे भारत देश में और भी, यानी कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें से 5 हमारे इसी में है, कौन सी है, और इसके आगे लाहौस से भी है, वो भी क्या है, हमारे इसी हिमालय पर्वत में है। और उसके बाद में मकालू आती है, वो भी यानी कि 8481 मीटर ऊंची है। तो ये हो गए वलित पर्वत। तो वलित पर्वत कैसे होते हैं, यानी कि दो तरफ से क्या है, कोई दबाव लगता है, और जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है, ऐसे दबाव से धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और ये दोनों इधर से दबाव लगाते हैं। तो ये है वलित पर्वत होता है। तो आगे होगी बच्चों सामने। अब इसके बाद में आता है दूसरा कौन सा है, भ्रंशोत्तर पर्वत। अब जो ये पर्वत है, ये जो पर्वत है वो कैसे होते हैं, देखो, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके भूपृष्ठ पे क्या है, यानी कि दो भ्रंश का मतलब होता है टूटना, यानी कि जो हमारी पृथ्वी के कुछ हिस्से क्या है, टूट जाते हैं। तो दो भ्रंश तलों के सहारे जब कोई भूखंड का मतलब जो भूभाग, यानी कि स्थल रूप का भूभाग ऊपर उठ जाता है, उसको क्या कहते हैं, भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। यानी कि दो भ्रंश तलों के सहारे, तो भ्रंशोत्तर पर्वत किस कहते हैं, दो भ्रंश तलों के सहारे जब कोई भूखंड ऊपर उठ जाता है, जो खंड ऊपर उठ जाता है उसे भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। अब देखो ये कैसे होता है, यानी कि दो स्थल रूप के दो भ्रंश का मतलब टूट जाता है, यानी कि कोई स्थल भाग दो जगह से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और उसके जो बीच का भाग क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, वो क्या है, उस वजह से क्या होता है, इस पर्वत का क्या होता है, उत्थान होता है, या ये ऐसे पर्वत बनते हैं। और हमारे विश्व में, यानी कि विश्व के अंदर, यानी कि वर्तमान में पूरे संपूर्ण स्थल भाग के लगभग 26% भाग पे ये क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। यानी कि संपूर्ण स्थल भाग के कितने प्रतिशत है, 26% भाग पर ये पाए जाते हैं। अब देखो ये भ्रंशोत्तर पर्वत कैसे बनते हैं, यानी कि दो भ्रंशों में क्या है, टूट जाता है, और कोई हिस्सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। कैसे उठता है, जैसे मान लो ये दो स्थल भाग, दो क्या है, स्थल भाग। अब इन दो स्थल भागों से कोई स्थल भाग क्या हो जाता है, टूट जाता है, और वो क्या है, ऊपर उठ जाता है। जैसे ये हैं स्थल, इनमें क्या है, अलग अलग परतें, जैसे क्या होती हैं, अलग अलग परत होती है। जैसे मान लो ये परत है और ये परत, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये परत है, और इसका कुछ हिस्सा क्या है, ये दोनों
टूट के ऊपर उठ जाता है, यानी कि ये हिस्सा टूट कर ऊपर उठ जाता है, तो क्या हो जाता है, उसके बाद में भ्रंशोदय पर्वत का उदय होता है। जैसे ये ऐसी चट्टाने हैं या इस भूखंड होता है, वो क्या ऐसे टूट जाते हैं, और जो बीच का हिस्सा है वो क्या है, टूट कर ऊपर उठ जाता है, उसको क्या है, भ्रंशोदय पर्वत कहते हैं। जैसे ये एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। अब यानी कि जो बीच का हिस्सा, यानी कि ये बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, भ्रंशोदय पर्वत कहते हैं। इसके अलावा यानी कि ये जो भ्रंशोदय पर्वत है वो भी क्या है, दो प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है ब्लॉक पर्वत, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा स्थल रूप बन जाता है, उसके अंदर क्या होता है, यानी कि ये जो दोनों तरफ से क्या हो गया, भ्रंश टूट गए और बीच का हिस्सा क्या हो गया, ऊपर उठ गया, यानी कि ये हिस्सा क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो ये कौन सा पर्वत बन गया, भ्रंशोदय पर्वत बन गया। इसके अलावा इसी में क्या होता है, दो तरह से गति होती है। कैसे होती है, देखो जैसे, तो ये भी क्या है, दो तरह से बनते हैं। दो तरह से कौन से बनते हैं, एक होता है ब्लॉक पर्वत। क्या होता है, ब्लॉक पर्वत। इसमें भी क्या होता है, एक होता है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, देखो इसी में बता देता हूं आपको। यानी कि जब दो भ्रंशों के बीच में, यानी कि दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ का मतलब जो ये बीच का भाग है, यानी कि दोनों में क्या है, समान जैसे चट्टानें बनी हुई हैं, ये दिख रही है ऐसे कैसे, यानी कि बनी हुई है, तो ये बीच का भाग क्या हो जाता है, यथावत रहता है। बीच का भाग क्या रहता है, यथावत, यानी कि यहाँ की है, लेकिन ये दोनों भाग यानी कि उसके पास के दोनों भाग क्या हो जाते हैं, टूट कर नीचे चले जाते हैं, उसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यानी कि बीच का भाग तो ऐसे कैसे रहता है, और बीच का भाग तो क्या रहा, ऐसे के ऐसे रहा, और ये दोनों टूट कर क्या हो गए, नीचे आ गए। इससे ये क्या बन गया, ब्लॉक पर्वत। क्या बन गया, ब्लॉक पर्वत बन गया, जिसमें दोनों हिस्से जो ये नीचे तीर का निशान आ रहा है, कि नीचे चले गए, और बीच का हिस्सा ऐसे के ऐसे रह जाता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और दूसरा आता है, वो आता है होस्ट पर्वत। कौन सा आता है, होस्ट पर्वत। होस्ट पर्वत में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा। उल्टा कैसे होता है, यानी कि जो उसके दो भ्रंश होते हैं वो क्या स्तर रहते हैं, और बीच का भाग क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, उसको होस्ट पर्वत भी कहते हैं। तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया। तो ये कैसा पर्वत बन गया, ब्लॉक पर्वत। अब इस ब्लॉक पर्वत के क्या जैसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे जर्मनी के अंदर है वो भी क्या है, इस ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो इसका सर्वश्रेष्ठ है। जैसे अपने भारत देश में सतपुड़ा की बात करें तो वो भी क्या है, एक ब्लॉक पर्वत ही है। और जो होस्ट पर्वत होते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, स्तर भाग, ये दोनों जो भ्रंश है वो स्तर रहते हैं, और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, उसको क्या कहते हैं, होस्ट पर्वत कहते हैं। और वो अधिकतर कहाँ है, यूरोपीय देशों में पाए जाते हैं। तो ये बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो विश्व में यानी कि पर्वत कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हुए हैं, 26% भूभाग पर फैले हुए हैं। और उसके बाद में यानी कि जो पठार की बात करेंगे तो पठार लगभग 33% भाग पर फैले हुए हैं। और उसके बाद में जो मैदान है वो क्या है, लगभग 41% भाग पर फैले हुए हैं। तो यानी कि ये अपना क्या है, पूरे स्थल भाग के ये स्थल रूप है। तो ये बच्चों समझ में आ गया। तो ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है, यानी कि दो भ्रंश से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो बीच का भाग स्तर रह जाता है या ऊपर रह जाता है उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। आगे होगी बच्चों समझ में। तो अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। देखो अब जो ये यानी कि स्थल रूपों में क्या होता है, प्रक्रिया दोनों बता दी मैंने, आंतरिक प्रक्रिया से, यानी कि ये क्या हुआ, आंतरिक हुआ। और उसके बाद में इसमें हलचल हो। और जो बाह्य प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, अपर्दन और अपक्षय का
क्या होता है, वो निक्षेपण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निक्षेपण का मतलब समझते हो, यानी कि अपर्दन का मतलब होता है कोई कटाव, यानी कि जल वायु के द्वारा और हिम के द्वारा क्या हो जाता है, उसमें कोई स्थल रूप में कटाव हो जाता है। जैसे ये नदी बह रही है और इसके यहाँ से नदी बह रही है, तो ये इसको काट के लाएगी और यहाँ पर जमा कर देगी, और ये जमा कर देती है, तो इससे भी क्या है, कई पर्वतों कितने पठारों का निर्माण होता है, और पर्वतों का निर्माण भी, वो मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से क्या नहीं, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया द्वारा ही होता है। तो उसके भी अपन धीरे धीरे आगे, यानी कि अपर्दन का मतलब क्या है, यानी कि कोई इसका कट कर बह जाता है उसको अपर्दन कहते हैं, और वो जहां जाकर जम जाता है, या उसको जैसे जल या नदी या कुछ पवन है, उसको क्या है एक जगह निक्षेप यानी कि छोड़ देती है, उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो इससे भी क्या है, स्थल रूप बनते हैं। तो ये बृहस्पति पर्वत आ गया। अब उसके बाद में आता है ज्वालामुखी पर्वत। देखो बच्चों, ज्वालामुखी क्या होती है, यानी कि जैसे अपनी पृथ्वी है, जैसे क्या है अपनी ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर है, यानी कि अधिक गहराई में जाते हैं तो ताप और दाब के कारण क्या हो जाता है, हमारे वायुदाब भी बढ़ जाता है। उसके बाद में जो चट्टाने होते हैं वो भी क्या है, पिघल जाती हैं। अब वो ज्यादा पिघल जाती हैं, और जो जैसे नीचे जल होता है वो भी गर्म होता है, तो वो हल्का होता है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जो स्थल भाग होता है उसमें क्या है, स्थल भाग को वह तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। कैसे निकलती है, देखो ज्वालामुखी, यानी कि यहाँ से कोई, यह क्या है, चट्टान, ये सब क्या है, चट्टाने। अब क्या होता है, यानी कि यहाँ से कोई नली द्वारा क्या है, एक ऐसे कोई कमजोर स्थल भाग होता है, वो वहां से टूट जाता है, और ऐसे जो बीच का अंदर का, यानी कि पृथ्वी के गर्भ से क्या निकलता है, लावा निकलता है, यानी कि एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि अधिक ताप और दाब के कारण वो अंदर नहीं रह सकता, उसको निकलने के लिए बाहर क्या है, जगह चाहिए, तो वो क्या है, ऐसे निकलता है। अब ये जब निकलता है तो क्या होता है, भयंकर विस्फोट भी होते हैं कई पर, यानी कि ज्वालामुखी की जब आएगा उसके बारे में चर्चा कर, लेकिन अब भाई आज किसी करें केवल पर्वतों में। तो क्या होता है, यानी कि ये ज्वालामुखी फूटती है, और फूटती है तो क्या इसके लावा निकलता है ऐसे, यानी कि एक गर्म पदार्थ होता है, वो होता है ऐसे निकलते हैं, यानी कि यहाँ से ये यूं निकलते हैं। अब यहाँ से निकल दिया तो ये लावा क्या है, दोनों तरफ फैलता है, दोनों तरफ फैलता है, और कई ऊंचे ऊंचे पर्वतों का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। ये होती है ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि ऐसे चारों तरफ ये लावा जम जाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, लावा। तो क्या कहते हैं, यानी कि जो तरल पदार्थ ऐसा होता है, जो गाढ़ा सा होता है, उसको वो बहुत ही गर्म होता है। तो ये क्या होता है, साइड दोनों तरफ क्या है, जमा हो जाता है, तो ऐसे क्या बनता है, पर्वत बने जाते हैं, उनको क्या है, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ये क्या है, जैसे ज्वालामुखी, और ये पृथ्वी के अंदर से क्या है, फूट के बाहर निकलते हैं, और लावा के रूप में ये बाहर आते हैं, और ये यहाँ पर जम जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और ऐसे ज्वालामुखी पर्वत अनेक स्थानों पर मिलते हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका में, और उसके अलावा जापान में है, इटली के अंदर, और इनमें बहुत जगह यानी कि ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो ये बच्चों समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक और रह गया अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का मतलब यानी कि जो वलित पर्वत या और भी जितने प्रकार के, यानी कि तीनों प्रकार के जो पर्वत हैं, उनको क्या है, अपर्दन द्वारा ये क्या हो जाते हैं, अपर्दन द्वारा, अपक्षय द्वारा ये टूट के क्या हो जाते हैं, आज क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं या समतल हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, अवशिष्ट। जैसे आज अपन अरावली पर्वतमाला की बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत मालाओं में से वो आता है, लेकिन आज क्या है, वो कट के या अपर्दन द्वारा, अपक्षय द्वारा वो क्या हो गया, अवशिष्ट पर्वत का रूप रह गया। अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ, कुछ अवशेष बचे हुए, यानी कि बहुत नीचा हो गया। पहले जब था, जब बहुत ऊंचा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, नीचा हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो ये हो गया पर्वत का प्रथम, यानी कि पर्वत जो स्थल रूप है हमारी पृथ्वी के, उनमें से पर्वत का जो अपने पहले पढ़ा। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन जैसे पठार। क्या पढ़ते हैं, पठार। अब देखो पर्वत में और पठार में क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखो पर्वत का
जैसे ये देखो पर्वत में क्या होता है, जैसे पर्वत, ये तो क्या है पर्वत, इसमें क्या होता है नीचे का यानी कि आधार क्या होता है इसमें चौड़ा है, और जो इसका शीर्ष होता है वो क्या होता है सकड़ा भाग होता है। तो ये तो क्या होता है पर्वत, यानी कि इसके चोटी होती है। अब जो पठार होता है वो पठार होता है, पठार कैसा होता है यानी कि जो पर्वत है उससे नीचा होता है, लेकिन उसके जो ऐसे होता है, और जो ऊपर का भाग क्या होता है उसका समतल होता है। क्या होता है समतल होता है, यानी कि इसके यानी कि जो होते हैं देखो ये तो एकदम से खड़े नहीं लेकिन ऐसे हैं, और ये इसके जो भाग हैं यानी कि ये जो किनारे हैं वो क्या एकदम खड़े होते हैं, इसको क्या कहते हैं पठार। और जो इसका ऊपर का भाग शीर्ष भाग होता है वो क्या होता है समतल होता है। और आज विश्व के यानी कि जो खनिज हैं, जो धात्विक खनिज है वो सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं पठारों में ही पाए जाते हैं। तो ये होता है यानी कि जो पठार होता है उसका ऊपर का भाग क्या होता है समतल होता है, उसके किनारे क्या होते हैं खड़े होते हैं, और इसकी ऊंचाई यानी कि यह अपने आधार से यानी कि जो हमारी पृथ्वी के धरातल से यानी कि 200 मीटर, कितने 200 मीटर से लेकर और कई हजार मीटर तक, यानी कि आज विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जैसे तिब्बत का, और यह क्या है 4000 से लेकर 6000 मीटर तक क्या है ये ऊंचा होता है। तो यानी कि पर्वतों से तो क्या थोड़े नीचे होते हैं, लेकिन इनका दो इनमें पहचान सकते हैं अपन, इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या होता है समतल होता है, और जो पर्वत का भाग होता है तो ये पर्वत में क्या होते हैं ऊपर का भाग शीर्ष जो भाग होता है वो सकड़ा होता है, और एक चोटी नुमा होता है, उसको क्या कहते हैं पठार कहते हैं। तो ये जो तिब्बत का पठार है वो क्या है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो लगभग कितना है 4000 से लेकर 6000 मीटर तक ऊंचा है। और इसके पठार का समझ गए यानी कि उसके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं एकदम खड़े होते हैं, तो अपने को अलग इसको आराम से पहचान सकते हैं। तो ये हो गया पठार। तो ऐसे होते हैं पठार, यानी कि पृथ्वी के स्थलों में दूसरा वाक्य हो गया पठार। और ये आज विश्व के लगभग कितने यानी कि 33% भाग पर फैले हुए हैं, और जो हमारा भारत में भी क्या है पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय, वो भी क्या है पठार के रूप में ही है। और उसमें भी क्या है जो धात्विक खनिज है वो ज्यादा पाए जाते हैं, और जब से सबसे महंगी वस्तुएं जैसे लोहा सोना चांदी ये सब क्या है इतनी पठारों में पाए जाते हैं। तो ये बच्चों समझ में आएगा। तो पठार किसे कहते हैं ये आपके सामने चित्र द्वारा मैंने बता दिया। तो ये तो होते हैं पर्वत और ये होते हैं पठार होते हैं ऐसे। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन पर्वत पठार और मैदान। तो पठार आज विश्व के यानी कि संपूर्ण अपना जो स्थल भाग है उसके कितने 33% भाग पर फैले हुए हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं मैदान। अब जो मैदानों का निर्माण यानी कि मैदान कैसे बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं अपर्दन और किसके अपर्दन और निक्षेपण क्रिया द्वारा। तो मैदान यानी कि मैदान वह होता है जो यानी कि 200 मीटर से क्या है नीचा भाग और नीचा होता है, और वह समतल होता है 200 मीटर भी नहीं तो 200 फुट तक, यानी कि ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। कैसा होता है ये समतल होता है, उसको क्या कहते हैं मैदान कहते हैं। और ये आज विश्व के लगभग कितने 41% भाग पर फैला हुआ है। तो क्या है मैदान, यानी कि यह कितने होते हैं मैदान होते हैं लगभग 300 फुट 300 फीट से क्या होते हैं नीचे भाग होते हैं, और मैदान कैसे होते हैं ऐसे समतल भाग होते हैं। और विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी कहाँ निवास करती है मैदानी प्रदेशों में निवास करती है, वो भी अब धीरे आगे आएगा वो बताऊंगा। तो मैदान क्या होते हैं, अब ये मैदान भी क्या है कई प्रकार से अपर्दन द्वारा निक्षेपण द्वारा कैसे होते हैं देखो, यानी कि नदी जैसे मान लो ये पर्वत है, जैसे ये पर्वत है, ये मान लिया ये पर्वत, इससे नदी निकलती है, क्या निकलती है जैसे नदी निकलती है तो वो अपने साथ कंकड़ पत्थर ये बालू की मिट्टी विट्टी लेके आती है और यहाँ जमा कर देती है ऐसे, यानी कि ये मैदान बन गया। उसके अलावा यानी कि पवन द्वारा भी कई ऐसे मैदान है जो पवन द्वारा भी
निर्मित हैं, यानी कि इनकी कई वजह हो सकती हैं। अब जैसे आज जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो कैसे बना, यानी कि वहाँ पर पहले क्या 33 सागर था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ पर जमाव होता गया और क्या बन गया, मरुस्थल बन गया। तो यानी कि ये बन गए मैदान। तो ये क्या होते हैं, यानी कि जो धरातल है उससे लगभग 200 या 300 फीट क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, और ये भाग क्या होते हैं, सपाट होते हैं, जिसपे लोग क्या करते हैं, अपने उद्योग धंधे, कल कारखाने, जो भी यानी कि रहने के लिए, सबके लिए ये उपयुक्त होता है। तो ये हो गई समझ में। अब इसके बाद में बात करते हैं कि अपना जो स्थल रूप है वो मानव को किस प्रकार से प्रभावित करता है, और जो हमारे लोग हैं वो कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो देखो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। यानी कि जो मानव को किसी स्थल रूप और मानव, तो स्थल रूप और मानव, स्थल रूप और मानव। अब देखो मानव कैसे, अब देखो यानी कि ये जो अपने स्थल भागों की बात की, यानी कि पर्वत पठार मैदानों इनकी बात की, तो ये अपने मानव को कैसे प्रभावित करते हैं। देखो यानी कि मानव सर्वाधिक कहाँ निवास करता है, मैदानी क्षेत्रों में। क्यों करता है, क्योंकि वहाँ उपजाऊ मृदा मिल जाती है, पीने के लिए पानी मिल जाता है, और कार्य करने के लिए, जैसे खेती करने के लिए कृषि भूमि मिली जाती है, तो उद्योग लगाने के लिए, उद्योग धंधों के लिए भूमि प्राप्त हो जाती है। इस वजह से यानी कि भारत नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वो कहाँ पाई जाती है, मैदानी प्रदेशों में। अब पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं या पठारी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ जनसंख्या क्या है, कम निवास करती है। क्यों करती है, क्योंकि वहाँ उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती, इस वजह से वहाँ पर ये लोग निवास नहीं कर पाते। तो ये है अपने जो स्थल रूप पृथ्वी के हैं वो जनसंख्या को या मानव को भी क्या प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे जैसे मान लो पठार होते हैं, जो मैदान जैसे पर्वत होता है, पर्वत पे लोग उनको कई समस्याओं का सामना, जैसे रास्ते की समस्या, खाने की समस्या है, मकान बनाने के लिए जगह, भूकंप आ जाए है, तो इन चीज़ों से क्या होती है, वहाँ अनेक हानियाँ भी हो जाती हैं। जैसे तेज बारिश हो जाए तो भूस्खलन हो जाता है, तो वहाँ उन क्षेत्रों में क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के अलावा भूस्खलन हो जाता है तो मकान दब जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, लोग पर्वतीय भागों को छोड़कर क्या है, मैदानी भागों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार यानी कि हमारे जो स्थल रूप हैं वो मानव जाति को ऐसे प्रभावित करते हैं। तो बच्चों ये आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो हमारे जो स्थल रूप हैं वो क्या हैं, जैसे पर्वत पठार मैदान के बनते हैं किससे, यानी कि आंतरिक और बाह्य जो शक्तियाँ उनके द्वारा ये निर्मित होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में आप पढ़ेंगे इतना ही, और आगे पढ़ेंगे कल।